हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग। सो आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ब्रोंकियल एस्मा। सो अ कंडीशन इन विच person's airway become inflamed, narrow and swelled and produce mucus which makes the breathe difficult and wheezing sound produced. It is a chronic disease. तो ब्रोंकियल एज्मा क्या है? एक क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म डिजीज़। ये एक कंडीशन है जिसमें पर्सन की ब्रोंकियल ट्यूब जो हमारी लंग्स में होती है, ब्रोंकियल ट्यूब क्या होती है? इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मीन्स उसमें स्वेलिंग आती है। और स्वेलिंग आने के साथ साथ क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस का सिक्रेशन भी होता है। इसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एंड उसकी ब्रीदिंग के टाइम व्हीजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रोंकियल एज्मा। चलिए देख लेते हैं इसके कॉजेस। गाइस, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है ब्रोंकियल एज्मा का, बट इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है? जेनेटिक फैक्टर। सेकंड क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं रिस्क फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या है? अगर कोई पर्सन समवन हैव एस्थमा, अगर कोई पर्सन को एस्थमा है फैमिली में, तो चांसेस हैं कि उसकी जो अगली जनरेशन आएगी, उसका जो चाइल्ड होगा, उसको भी एस्थमा हो, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये आता है जेनेटिक फैक्टर में, क्योंकि उस बच्चे के जीन्स में भी उस फैमिली मेम्बर का बॉडी में भी उस फैमिली मेम्बर का जीन्स मौजूद है। उसको भी एस्थमा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है? एयर एलर्जेंस, एयर पोल्यूटेंट्स, हे फीवर। ये कुछ हमारे कॉज रिस्क फैक्टर्स हैं। तो एयर एलर्जेंस में पोलेंस आते हैं, डस्ट आती है, एनिमल डेंडर्स, इसका मतलब एनिमल के जो हेयर्स होते हैं वो, तो उससे कई लोगों को एलर्जी होती है और अस्थमा की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो एयर पोल्यूटेंट्स लाइक फ्यूम स्मोकिंग, धुएं से कई लोगों को एलर्जी होती है। धुएं में कोई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिससे उनको एलर्जी होती है, तो उससे भी अस्थमा की कंडीशन कॉज हो सकती है। उसके बाद आते हैं हे फीवर। हे फीवर क्या है गाइज? ये है एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है टू टाइप्स का, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक। तो ये राइनाइटिस में क्या होता है? हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है पूरा, उसकी लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो भी ये अस्थमा की कंडीशन कॉज हो सकती है। वेदर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है अस्थमा कंडीशन होने में, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, एक्सट्रीम जो टेम्परेचर का चेंज है उससे भी होता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में भी किसी किसी को अस्थमा का अटैक आते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड में भी किसी को अस्थमा के अटैक आ सकते हैं। देन फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन गाइस देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब है वो नॉर्मली कैसी होती है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, और अस्थमा की कंडीशन होने पे वो उसमें क्या क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो हम इसमें जानेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल लंग है। इन केस आपको पता होगा कि नहीं, तो ये लंग्स की जो ब्रोंकियल ट्यूब्स कौन सी होती है, ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं वो है ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो वो क्या करती हैं, ट्राकिया जब लंग्स के अंदर आता है तो वो डिवाइड हो जाता है, तो वो ब्रोंकियल ट्यूब्स को फॉर्म करता है। और ब्रोंकियल ट्यूब के एंड में क्या होता है? एल्वियोलाई, जिसको हम बोलते हैं एयर सैक्स, जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया है। देन ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, यही है, इसका ही है, मैंने बड़ा करके ड्रॉ किया है। यही है एक ब्रोंकियल ट्यूब। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी प्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर कार्टिलेजेस होते हैं, स्मूथ मसल होती है जो नॉर्मल टाइम में रिलैक्स्ड होती है। तो ये है हमारा नॉर्मल एयरवे, मीन्स नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब। अब हमने देख लिया कि नॉर्मल एयरवे कैसा होता है। देन हम देखेंगे एस्थमेटिक एयरवे। अगर किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसका एयरवे में क्या चेंजेस आते हैं जिससे उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तो उसके जो नॉर्मल जो स्मूथ मसल्स होते हैं तो वो रिलैक्स ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंजेस आता है तो किस में, वो आता है पर्सन की ब्रोंकियल ट्यूब की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें चेंज आता है, वो होती है इन्फ्लेम्ड। इस कंडीशन में म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो ये चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। देन हम देखेंगे जब पर्सन को अस्थमा का अटैक आता है, तब एयरवे का क्या चेंजेस होता है जिससे पर्सन को इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। चलिए देख लेते हैं। तो नॉर्मल जो कंडीशन में हमने देखा कि क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्स रहती हैं, पर क्या होता है अस्थमेटिक कंडीशन में जब पर्सन को अटैक आता है तो ये जो मसल है बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वो सिकुड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है ब्रोंकियल ट्यूब बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है उस वजह से। और देन उसके अंदर इन्फ्लामेशन जो एस्थमेटिक एयरवे में होती है नॉर्मली, उससे भी ज़्यादा वो अटैक के टाइम वो बढ़ जाती है। तो फर्स्ट में क्या होता है, आपकी स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकंड क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है और ज़्यादा स्वेलिंग उसमें आ जाती है। देन थर्ड में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इंक्रीज ऑफ म्यूकस सिक्रेशन। तो उसके साथ साथ क्या होगा, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होगा ब्रोंकियल ट्यूब में। तो ये जो तीन कंडीशन मिल के क्या करती है, ब्रोंकियल ट्यूब को बहुत ज़्यादा नैरो कर देती है, जो एयर के जो पासेज का वे है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो एयर पर्सन ब्रीद नहीं कर पाता, वो एयर ब्रोंकियल ट्यूब से पास नहीं हो पाती है। सो पर्सन को तो तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिस्निया ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। देन आते हैं गाइस इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइंस एंड सिम्टम्स में। तो पर्सन को कफिंग हो सकती है, उसके बाद विजिंग हो सकती है। जैसे मैंने पहले बोला कि जब तो अब हमने समझ लिया है कि ब्रोंकियल ट्यूब में जब स्वेलिंग आती है और ये तीन जो फैक्टर आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की स्वेलिंग, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, और क्या होता है बहुत ज़्यादा म्यूकस के सेक्रेशन की वजह से क्या होता है ब्रोंकियल ट्यूब बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जिससे एयर का पासिंग सही से नहीं हो पाता। तो जब एयर उस बहुत ज़्यादा छोटे से जगह से पास करती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग विजिंग साउंड जिसको कहते हैं, वो साउंड उसमें प्रोड्यूस होता है। तो पेशेंट को थर्डली हो सकती है चेस्ट टाइटनेस, क्योंकि उसकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा ब्रोंकियल ट्यूब से म्यूकस का सेक्रेशन हुआ है और मसल कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, तो इसकी वजह से चेस्ट उसका टाइटनेस फील होगी उसको चेस्ट में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वही जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब डिस्निया, पर्सन को ब्रीथ अच्छी से ब्रीथ नहीं कर पाएगा पर्सन, क्योंकि उसके ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस है, स्वेलिंग है एंड मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो उसकी ट्यूब्स बहुत ज़्यादा एयर को नहीं ले पाएगी, तो पर्सन को डिस्निया होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कहते हैं। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन भी होता है, जैसे मैंने पहले आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया है। देन अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अदर सिम्टम्स हो सकते हैं रेस्टलेसनेस। तो अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वो कभी भी चैन से नहीं बैठ पाएगा, उसको रेस्टलेसनेस होगी, हर टाइम उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। देन पेशेंट को डायाफोरेसिस हो सकता है, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग उसको हो सकती है। साइनोसिस हो सकता है, क्यों, क्योंकि पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, वो अच्छे से अपने अंदर एयर इनहेल नहीं कर पा रहा है, तो उसके बॉडी में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इनहेल नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का लैक होगा। सो इसकी वजह से क्या होता है, साइनोसिस की कंडीशन भी आ सकती है, जिसको हम ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन भी बोलते हैं। इसके बाद मेंटल कन्फ्यूजन भी पर्सन को हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग के बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, लैक होगा ऑक्सीजन का, तो पेशेंट के ब्रेन में भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ब्रेन में जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पेशेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है। देन फेटिग, तो अगर पेशेंट के ऑक्सीजन की लैक की वजह से क्या होगा, पेशेंट के जो मसल है, टिश्यूज है, उसमें भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो क्या होगा, टिश्यूज़ का, मसल का फेटिग पर्सन को होगा, फेटिग देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। देन पेशेंट को हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाइपोक्सिया मतलब क्या, इतनी देर से मैं आपको जो बोल रही हूँ कि ऑक्सीजन का बॉडी में लैक होगा, तो क्या होगा, ब्लड में भी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, हाइपोक्सेमिया होगा पेशेंट को। हाइपोक्सेमिया मतलब हाइपो मतलब कम, और इमिया मतलब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और इमिया मतलब जो होता है ब्लड में, तो ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन का लैक होगा। डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग एंड वॉकिंग,
अगर पर्सन को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो कभी भी वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जैसे टॉकिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, उसमें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब भी ऐसा कोई काम करेगा तो उसके बॉडी से और ज़्यादा ऑक्सीजन का लॉस होगा, तो उसकी वजह से उसको और ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। देन आते हैं गाइस इसके डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस में हम लोग कर सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट की। तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री और पेशेंट की फैमिली की पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री की फैमिली में पहले भी किसी को अस्थमा है कि नहीं, तो वो हम लोग को जानना है। पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, उस टाइम पेशेंट के जो चीफ कंप्लेंट्स होगी, साइन एंड सिम्टम्स होगी, वो पेशेंट उसकी प्रॉब्लम बताएगा कि उसको वो बताएगा कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको चेस्ट में टाइटनेस लग रही है, ये सब वो बताएगा। देन हम कर सकते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट। तो स्पायरोमेट्री टेस्ट में क्या होता है, हम लोग स्पायरोमीटर एक डिवाइस हम लोग को यूज़ करना होता है। तो स्पायरोमीटर डिवाइस में पेशेंट क्या होता है, अपनी जो एयर होती है वो एक्सेल करता है उसमें, वो स्पायरोमीटर डिवाइस में। तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पेशेंट की जो एयर का एक्सेलिंग के बाद एयर का जो अमाउंट है वो देखा जाता है कि पेशेंट सही से एक्सेल कर पा रहा है कि नहीं, उसका एयर सही से वो एक्सेल अगर कर पाएगा तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें स्पायरोमेट्री टेस्ट में एयर की एक्सेलिंग कम हुई तो इसका मतलब पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो सही से एयर नहीं ले पा रहा है। This test may be done before and after patient take और inhaled a medication। तो ये टेस्ट स्पायरोमेट्री टेस्ट कब किया जाता है, जब पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन दी जाती है चेक करने के लिए, पहले उसका स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है, देन उसको मेडिकेशन दी जाती है, देन फिर से उसका स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट में अगर पेशेंट एयर एक्सेलिंग कम कर रहा है, अगर मेडिकेशन देने के बाद उसकी एयर की एक्सेलिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब पेशेंट को पहले ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी, वो मेडिकेशन इसकी वजह से ठीक हो गई है, देन वो ज़्यादा एक्सेल कर पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। देन आते हैं गाइस मीथाकोलाइन टेस्ट में। तो मीथाकोलाइन क्या है, मीथाकोलाइन एक होता है ड्रग जो एक एलर्जिक ड्रग होता है, जो एलर्जिक कॉज करता है। तो पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, मीथाकोलाइन ड्रग को देते हैं बॉडी में। तो क्या होता है, अगर पेशेंट की ब्रोंकियल ट्यूब्स, उसकी एयरवेज अगर मीथाकोलाइन टेस्ट में मीथाकोलाइन के अगेंस्ट रिएक्ट कर जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, अगर ब्रोंकियल मसल में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को अगर मिलता है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि पर्सन को क्या है, एस्थमा की कंडीशन उसकी है, क्योंकि मीथाकोलाइन टेस्ट में उसका ब्रोंकियल ट्यूब्स रिएक्ट कर रही है इसके अगेंस्ट। इससे हम लोग को पता चलेगा कि पर्सन को अस्थमा है। अगर मीथाकोलाइन टेस्ट में पर्सन का एयर ट्यूब्स रिएक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब पर्सन को अस्थमा नहीं है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं लंग की कंडीशन को देखने के लिए। देन हम लोग एलर्जी ब्लड टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन को जब किसी भी चीज़ से एलर्जी होगी तो ही उसको ये अटैक आएगा, उसकी ब्रोंकियल ट्यूब में ऐसा कोई एलर्जन अगर गया है तो ही उसको अटैक आएगा या अस्थमा की कंडीशन उसको कॉज होगी। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन को किस चीज़ से एलर्जी है, तो तभी हम इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। देन हम लोग एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब हमारे ब्लड में गैसेस की जो अमाउंट है वो कितनी है, मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी, ब्लड का पीएच कितना है, ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो अस्थमाटिक अगर कंडीशन है तो पेशेंट की ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लेवल जो क्या होगा बॉडी में कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा। ओके गाइस, ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।